हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? तो बेसिकली मैं अगर बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करूं तो बिजोलिया अपने एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हर वैकेंसी के अंदर कोई ना कोई सवाल अपने पूछ लिया जाता है, चाहे वो आरएस की हो, चाहे अपने वीडियो की हो, चाहे अपने राजस्थान पुलिस की हो, या फिर कोई भी छोटी मोटी एग्जाम। मतलब राजस्थान का अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे राजस्थान से, हर एग्जाम के अंदर प्रश्न अपने यहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो बिजोलिया की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो हमको देखो भाई, बिजोलिया के बारे में एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। जब पढ़ते हैं तो भाई कम से कम 3 घंटे के अंदर अपना बिजोलिया कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको 10-15 मिनट के अंदर एक रिवीजन के तौर पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आप पढ़ते हैं तो बेसिकली याद होगा आपको कि बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो एक तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखना। अगली बात हमको ये भी याद होनी चाहिए कि सर राणा सांगा जो हुआ करते थे, राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। अशोक परमार कौन सी जागीर प्रदान की थी भी? अपने ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। अब बेसिकली जो ऊपरमाल है, इस ऊपरमाल जागीर का जो मुख्यालय हुआ करता था, इसका जो मुख्यालय था वो मुख्यालय अपने बिजोलिया था। वो मुख्यालय कौन सा था भाई? वो मुख्यालय अपने बिजोलिया था। और मैं यहाँ बेसिकली आपको बात बताऊं तो बिजोलिया अपने भीलवाड़ा के अंदर आता है। बिजोलिया कहाँ आता है भाई? अपने बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर आता है। तो एक और बात आप इंपोर्टेंट याद रखना, ये जो अशोक परमार था, इस अशोक परमार ने एक युद्ध में भाग लिया था। उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या था भाई? अपने उस युद्ध का नाम था बेसिकली खानवा का युद्ध। तो यहां मैंने आपको कुछ बातें बताई कि भाई बिजोलिया के बारे में। पहली बात तो मैंने ये कहा कि मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि क्या बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था या नहीं था? आप कहोगे सर आपने बताया था बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आगे मैंने कहा कि क्या राणा सांगे ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी? आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि थोड़ा सा यूं मॉडिफाई करके क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाएगा कि क्या राणा सांगे ने अशोक परमार को कौन सी जागीर प्रदान की थी, या फिर उस जागीर का मुख्यालय कहाँ था, उस जागीर का नाम क्या था। और नीचे आपको सीक्वेंस बाई दे देगा, कह देगा क्रम में समझाओ, हमको बताओ चीजें क्या है। लेकिन आपको एक पूरा चार्ट याद होगा कि सर राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। ऊपरमाल का मुख्यालय बिजोलिया हुआ करता था। बिजोलिया अपने भीलवाड़ा के अंदर स्थित है और अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। तो ये आपको थोड़ा सा याद होगा तो परफेक्टली आप इसको समझ भी पाओगे और सामने वालों को थोड़ा डिलीवर करके समझा भी पाओगे। ठीक है, अब देखो और बातें मैं बताऊं। और बातें हमारे पास ये आती, जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई घटना होती है, कोई विद्रोह होता है, तो उसका कारण हमें पता होना चाहिए कि सर आंदोलन के क्या क्या कारण थे। और परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। तो रिवीजन के तौर पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सर आंदोलन के कारण क्या थे, कि सर अपने आंदोलन के कारण क्या थे। तो कारण हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है ना। मैं अगर कारण की बेसिकली बात करूं तो पहला जो हमारे पास कारण आता है वो ये आता है कि सर 84 प्रकार के कर, मतलब कर बहुत ज्यादा लगा दिए गए, तो 84 प्रकार के कर एक कारण अपने पास में ये आता है। एक कारण हमारे पास आता है कि सर अधिक भू राजस्व, मतलब जो टैक्स लगाया गया था वो भू राजस्व बहुत ज्यादा था। भूमि के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? भू राजस्व, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स था अपने। एक अपने पास में आता है बेगार, मतलब फ्री में काम करवाना, कि यार ये बेगार प्रथा बहुत बुरी थी। एक अपने पास मतलब लांटा कुंता व्यवस्था, इसमें किसानों को ये जो अपने लांटा कुंता व्यवस्था है ना, इसमें किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ करता था। तो एक कारण ये भी था। एक चौरी कर नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, एक टैक्स का नाम था चौरी कर, बताऊंगा आगे समझाऊंगा। एक हमारे पास में आता है तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर। तो यहां मैंने कुछ कारण आपको बताए। पहला रीजन तो मैंने आपको यह बताया कि यार 84 प्रकार के कर है, जिसके अंदर एक कारण ये था अधिक भू राजस्व, ये भी एक कारण था। बेगार ये भी अपने एक कारण था। फिर मैंने कहा भाई साहब लांटा कुंता व्यवस्था ये भी एक कारण था, चौरी कर ये भी एक कारण था, और तलवार बंदाई कर ये भी अपने कारण था। बेसिकली बेगार का मतलब होता है कोई किसान अपने घर जा रहा है काम पे से, लेकिन राजा ने उसको बीच रास्ते में बुला लिया, ओ यहाँ पे 2 बोरी उठा के मकान के अंदर रख के, मतलब किसानों से फ्री में काम करवाना, किसानों से फोकट में काम करवाना, उसको बोला करते थे बेगार। लांटा कुंता व्यवस्था का मतलब होता है, लांटा मतलब होता है जब गेहूं कटने के बाद में अपने गांव के अंदर मम्मी और पापा सब लोग मिलके गेहूं को एक जगह इकट्ठा करके कोई डूंगर सा नहीं बना देते, उसको बोलते हैं लांटा। मतलब एक फसल की जो भेड़ी करते हैं ना गांव में, बोलते हैं कि यार भेड़ी करके फसल अब कुटवाएंगे, तो जो एक
टीला सा बनता है ना, उसको बोलते हैं लांटर। कुंता का मतलब होता है अनुमान, मतलब कितना अनुमान लगाना, तो बाद में समझा दूंगा जब हम लोग इस आंदोलन को पढ़ेंगे तब। अभी तो आप ये याद रखना, 84 प्रकार के कर ये कारण था, अधिक बुराजिशु ये कारण था, बेगार ये कारण था, लंड अगुंता व्यवस्था ये कारण था, चौरी कर ये कारण था, तलवार बंद कर ये था। चौरी कर की मैं अगर बात करूं तो चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। यहां में अगर तलवार बंदाई कर की बात करूं तो तलवार बंदाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। ये किसके द्वारा लगाया गया था भाई? ये अपने बेसिकली पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखना कि भाई साहब अपने चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह लगा के जाता है। लड़कियों का जब विवाह होता तो उस पर टैक्स लिया जाता था। एक कर का नाम बताया तलवार बंदाई कर, जो कि 1906 में पृथ्वी सिंह के द्वारा लिया जाता था। ये बेसिकली आपको बात याद रखनी है। अब बेसिकली अपने इस आंदोलन के अंदर जब आंदोलन चल रहा था उस समय मेवाड़ का शासक अगर कोई था, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो हमको याद रखना है कि सर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह हुआ करते थे। अपने कौन हुआ करते थे भाई? फतेह सिंह अपने शासक हुआ करते थे। अब जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय सामंत कौन था मेवाड़ का? सामंत कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना सामंत अपने कृष्ण सिंह हुआ करता था। सामंत कौन था भाई? अपने कृष्ण सिंह सामंत हुआ करता था। और ये जो आंदोलन है ना, ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था भाई। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? यह आंदोलन बेसिकली अपने 3 चरणों में चला था। सबसे पहला आता है कि भाई पहला चरण कौन सा था, एक अपने पास में आता है सर दूसरा चरण कौन सा था, एक अपने पास में आता है सर तीसरा चरण कौन सा था। यही आता, सिंपल सी बात। एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि भाई पहला चरण कब से कब तक चला था। एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि यार दूसरा चरण कब से कब तक चला था। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा कि अपने तीसरा चरण कब से कब तक चला था। मतलब बेसिकली आपसे यही पूछ लिया जाता है ना कि भाई तीसरा चरण अपने कब से कब तक चला था। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना। पहला जो चरण था ये अपने 1897 से लेके 1914 तक चला था। अगर मैं दूसरे चरण की बात करूं तो दूसरा चरण अपने 1914 से लेकर 1923 तक चला था। मैं अगर तीसरे चरण की बात करूं तो तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक चला था। ठीक है ना, तो ये थोड़ी बहुत बेसिकली बात याद रखनी है कि भाई आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? आपने कहा सर फतेह सिंह था। सामंत कौन हुआ करता था जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी इसकी? बोला सर अपने कृष्ण सिंह था। और कितने चरण थे? 3 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला चरण 1897 से लेकर 1914 तक, दूसरा चरण 1914 से लेकर 1923 तक, तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर जो पहला चरण था, इस पहले चरण के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, तो वो हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि सर पहले चरण के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले चरण के अंदर सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि इसमें अगर पहले चरण का कोई नेतृत्व कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था भाई? अपने साधु सीताराम दास अपने ये कर रहा था। तो साधु सीताराम दास के लिए थोड़ा सा याद रखना कि भाई पहले चरण के अंदर अगर मुख्य नेता कोई था वो कौन था? अपने साधु सीताराम दास हुआ करता था। पहले चरण के अंदर जांच अधिकारी अगर कोई था, एग्जाम में यही पूछेगा अपने। मैंने फिर कहा था कि हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, रिवीजन कर रहे हैं। तो जांच अधिकारी अपने हामिद हुआ करता था। हामिद नामक एक व्यक्ति को जांच अधिकारी बना दिया गया था। उसके बाद मैंने कहा था कि पहले चरण में सफलता नहीं मिली, पहले चरण में सफलता नहीं मिली, पहले चरण में सफलता नहीं मिली। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना। सफलता ना मिलने के बाद यहाँ के स्थानीय नेता कौन थे? यहाँ के स्थानीय नेता कौन थे जिनके द्वारा इस आंदोलन को जारी रखा गया था? उन स्थानीय नेता का नाम था, एक का नाम था प्रेमचंद भील। एक का नाम क्या था भी अपने? एक का नाम था प्रेमचंद भील। एक का नाम था अपने फतेहकरण। एक का नाम था फतेहकरण। एक का नाम था हरिब्रह्मदेव। एक का नाम क्या था अपने? हरिब्रह्म देव। तो ये तीनों वो नेता थे जब आंदोलन को मतलब असफलता का सामना करना पड़ रहा था उस दौर में, इन तीनों नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया था और कहा कि रोको मत, अपन को एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो वो 3 नेता जिनको पहले चरण में असफलता मिलने के बाद भी इस आंदोलन को जारी रखा गया था, उसी गांव के नेता थे, स्थान नेता थे। प्रेमचंद भील हो गया, फतेहकरण हो गया, हरिब्रह्मदेव हो गया। ये तीनों नाम आपको याद रहेंगे बेसिकली। अब मैं बात करूं पहले चरण के अंदर गिरधरपुरा गांव से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कौन से गांव से भाई? गिरधरपुरा गांव से आंदोलन की शुरुआत होती है। मैं बात करूं तो किस जाति के किसानों ने शुरुआत की थी, तो आपको याद रखना है धाकड़ जाति के किसानों द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा, धाकड़ जाति के
किसानों द्वारा अपने आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये बेसिकली आप बात याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो साधु सीताराम दास ने दो लोगों को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा था। एक का नाम था नानजी पटेल और एक का नाम था ठाकरी पटेल। एक का नाम क्या था भाई? एक का नाम था अपने ठाकरी पटेल और एक का नाम क्या था? नानजी पटेल। तो पहले चरण के अंदर ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। अब आता है अपने पास में दूसरा चरण। अब कौन सा चरण आता है? बेसिकली दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण हम सबको पता है कि सर 1914 से लेके 1923 तक चला था। दूसरे चरण के अंदर सर विजय सिंह पथिक हुआ करते थे। दूसरे चरण में कौन थे भी अपने? बेसिकली दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक हुआ करते थे। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। पहली बात याद रखना, डेट याद रखना कि सर 1914 से लेकर 1923 तक था। अगला मैंने कहा कि यार विजय सिंह पथिक था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। स्थापना किसकी की थी भाई? अपने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना अपने हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। एक और याद रखना, मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। मन्ना पटेल को अपने अध्यक्ष बना दिया गया था। तो एक ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है ना? ओके, ठीक है ना भाई? तो मैंने कहा कि 1914 से लेकर 1923 तक विजय सिंह पथिक थे और 1917 में ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना पथिक करके जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन होती इसकी स्थापना। मन्ना पटेल को अपने अध्यक्ष बना दिया गया था। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम अपने भूप सिंह हुआ करता था। एक नाम और आपने सुना होगा, माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था? माणिक्यलाल वर्मा। बेसिकली माणिक्यलाल वर्मा अपने बिजोले ठिकाने में काम करते थे, लेकिन विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर उन्होंने इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है ना? तो दो बातें दूसरे चरण में, इतनी अपने मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाएंगी। तो मैंने देखो एक बार वापिस फिर हम लोग तीसरा चरण देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको यहां बताया कि बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मेवाड़ का पहले श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा ने अपने ऊपरमाल जो था, ठीक है ना, तो मैंने आपको यहाँ थोड़ी सी बातें बताई। उसके बाद देखो सबसे पहले हम लोग कारण पढ़ते हैं। मैंने कहा कि यार 84 प्रकार के कर थे। अधिक भू राजस्व था, बेगार था, लांडा कुंता व्यवस्था थी, चौरी कर था, बंदाई कर था। ये कुछ मोटी मोटी बातें बताई। अब सबसे पहले हम लोगों ने कर, यार क्या हो गया, वापस क्यों घूम रहा है भाई? अपने दूसरा चरण था। मैं अगर बात तीसरे चरण की करूँ, अब तीसरा चरण के अंदर कौन कौन सी इंपोर्टेंट बातें हैं? कौन सा चरण भाई? अपने तीसरा चरण। तीसरा चरण हम सबको पता है कि सर 1914 से लेकर, सॉरी 1923 से लेकर 1941 तक चला था। 1923 से लेकर 1941 तक चला था। इस तीसरे चरण में क्या हुआ था? अपने जो भू राजस्व अधिकारी हुआ करता था, असिंचित भूमि का जो एक वो ट्रेंच था, तो ट्रेंच ने मतलब वो तो एक अपने थोड़ी सी साइड वाली बात हो जाती है। एक इतनी बात याद रखना कि सामंत ने किसानों की भूमि को जब्त कर लिया था। सामंत ने किसानों की भूमि को जब्त कर लिया था। सामंत ने किसानों की भूमि को जब्त कर लिया था। एक याद रखना, तीसरे चरण के दौरान 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गया। विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गया था। तो एक ये थोड़ी सी बात याद रखना कि आंदोलन से अपने अलग हो गया था। कौन हो गया था? विजय सिंह पथिक हो गया था। कब हो गया था? तो 1927 में हो गया था। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बिजोलिया आंदोलन के दौरान किसानों की जो भूमि थी उसको कब जब्त किया था, मतलब किस चरण में जब्त किया था, कौन से फेस में जब्त किया था? तो आप याद रखना कि भाई अपने तीसरे चरण के अंदर जब्त कर लिया गया था। ये मोटी मोटी बातें आप याद रखना। अच्छा, अगली मैं बात बताऊं, गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन का नेता बनाया था। गांधी जी ने कहा कि यार जमनालाल बजाज जी आप जाओ और आप जाके अपने आंदोलन को संभालो। लेकिन जमनालाल बजाज भी थोड़े चालू आदमी थे। जमनालाल बजाज ने कहा नहीं भाई साहब, मैं नहीं जाऊंगा, मैं हरिभाऊ उपाध्याय को भेजूंगा। तो अपने हरिभाऊ उपाध्याय को भेज दिया गया था। हरिभाऊ उपाध्याय को भेज दिया गया था। तो याद रखना कि तीसरे चरण में गांधी जी ने किसको अपने बिजोलिया के लिए सेंड कर दिया, मतलब भेज दिया था। उनका नाम क्या था? जमनालाल बजाज। लेकिन जमनालाल बजाज ने अपने हरिभाऊ उपाध्याय को भेज दिया था। तो ये तो मोटी मोटी बातें होगी कि भी अपने सामंत ने भूमि जब्त कर ली थी। 1927 के अंदर अपने पथिक साहब अलग हो गए। बाद में गांधी जी ने बजाज को भेजा, बजाज ने अपने हरिभाऊ को भेजा। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई। अपने बाल गंगाधर जो तिलक था, बाल गंगाधर जो तिलक था, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र था मराठा समाचार पत्र।
क्या नाम था उसका? उसका मराठा समाचार पत्र था। तो मराठा समाचार पत्र में अपने खबरी प्रकाशित करता था आंदोलन की, ठीक है ना। तो एक तो ये याद रखना है कि बिजोलिया से संबंधित बाल गंगाधर तिलक का कौन सा समाचार पत्र था? मराठा समाचार पत्र था। वहीं एक का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, नाम सुना होगा मेरे को जहां तक पता है। क्या नाम है अपने? गणेश शंकर, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था अपने प्रताप समाचार पत्र। तो प्रताप समाचार पत्र, तो बेसिकली गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप समाचार पत्र के अंदर बिजोलिया की खबरें प्रकाशित करता था, आंदोलन की खबरें प्रकाशित करता था। यहाँ बाल गंगाधर जो था तिलक, ये अपने मराठा समाचार पत्र के अंदर बिजोलिया की खबरें प्रकाशित करता था। तो एक तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी है। और गणेश शंकर विद्यार्थी, जहां भी नाम याद आ जाए आप याद करना कि गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी थी। विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी थी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना। आगे अपने प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास है। प्रेमचंद जो अपने हिंदी साहित्य के बहुत विद्वान महान कवि हुए थे, उनका एक उपन्यास है। उस उपन्यास का नाम है रंगभूमि उपन्यास। क्या नाम उसका? उस उपन्यास का नाम अपने रंगभूमि उपन्यास नाम है। रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। ये कौन से आंदोलन पर आधारित? अपने ये बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित। तो बेसिकली ये मोटी मोटी बात याद रखना। और दो नाम आप लोगों ने सुने होंगे, एक का नाम था विजय सिंह पथिक और एक का नाम था अपने भंवरलाल निगम। तो दोनों की जो बातें थी, अपने विजय सिंह पथिक का अपने गीत हुआ करता था पीड़ितों का पंछेड़ा। विजय सिंह पथिक जो यहाँ पे एक नाम आता है, विजय सिंह, अपने पथिक ही लिख लो, सिंपल सी बात है, पथिक। पथिक का गीत कौन सा था? पथिक के गीत का नाम था पीड़ितों का पंछेड़ा। पीड़ितों का पंछेड़ा, ये गीत गाकर लोगों को यूं मोटिवेट किया था, ठीक है ना। तो पथिक का गीत आप थोड़ा सा याद रखना। एक अपने माणिक्यलाल वर्मा का गीत और था, एक वर्मा जी का गीत था। माणिक्यलाल वर्मा जी का जो गीत था उनका नाम था केवल पंछेड़ा। केवल पंछेड़ा। तो याद रखना है कि भाई विजय सिंह पथिक का गीत कौन सा था? पीड़ितों का पंछेड़ा। गीत गाकर जनता को मोटिवेट किया था, उत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था। यहाँ माणिक्यलाल का गीत कौन सा था? पंछेड़ा। और प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अपने बिजोलिया के ऊपर आधारित है? तो बोला भाई रंगभूमि उपन्यास अपने आधारित है। ये मोटी मोटी जो मैंने आपको बातें बताई अब तक, ये आपके एग्जाम के अंदर काम आने वाली चीजें हैं। और हालांकि चीजें तो सारी बहुत लंबी है, कम से कम 6-7-8 पेज का अपने आंदोलन है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको चीजें बताई हैं, तो आप ये थोड़ा सा याद रखना।